आवाज आ रही है सबको? हेलो 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 हेलो, अब आवाज आ रही है सबको? चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। आज हम देखने वाले हैं एल पी का सेकंड पार्ट, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, कल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे सबने? सबने लिख लिया उसको? पक्का? किसने नहीं लिखा तो उसका ब्रेकअप हो जाएगा, याद रखना। पक्का? और उसका वाला वाली किसी और के साथ भाग जाएंगे, फिर मेरे को बहुत बोलना सर ने क्या कर दिया करके। ठीक है, चलेगा? बहुत सारे हैं ना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी, सबसे पहले वो 6 कैरेक्टर बोल दो, कौन सा है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वगैरह आपको नहीं थे। फिर कुछ फर्म के कैरेक्टर्स है जो हमको लिखने थे, जैसे म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी था ना, म्यूचुअल एजेंसी इज देयर, बोलो हाँ है ना। आप कौन कौन से कैरेक्टर्स बचे एक बार उनको देख लो। सबसे पहले म्यूचुअल एजेंसी बचा हुआ है, फिर एलएलपी का एग्रीमेंट बचा हुआ है, फिर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, और नीचे के सब के सब। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसमें से कैरेक्टर कौन से हैं हमको सिर्फ वो लिखने हैं, तो अगला हेडिंग डालना आपके इसमें म्यूचुअल एजेंसी। ओके, मुझे एक बात बताओ, दूसरे पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? एक पार्टनर ने काम किया तो सभी पार्टनर्स को क्या कर देता है? बाइंड। लेकिन अगर पहले पार्टनर ने अनऑथोराइज काम किया तो सभी पार्टनर्स को बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो लिखना म्यूचुअल एजेंसी मींस, म्यूचुअल एजेंसी मींस all the partners are bound by the act of any of the single partner, bound by the act of any of the single partner but not for unauthorized acts. बट नॉट फॉर अनऑथोराइज्ड एक्ट्स। फुल स्टॉप। अच्छा, दूसरा वर्ड यूज किया है एजेंसी। एजेंसी मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट रहेगा, पर वो तो पार्टनरशिप में था, क्योंकि पार्टनरशिप को खुद का वजूद नहीं था। यहां एलएलपी को खुद का वजूद है। देखो, पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, यहां पे हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है। किसका एजेंट है? एलएलपी। बिकॉज एलएलपी को यहां पे स्ट्रक्चर है ना, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, तो लिखना उसी में आगे। which means every partner is agent of LLP. Every partner is agent of LLP. Full stop. Next, LLP agreement. अगला हेडिंग LLP agreement। मुझे तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है नहीं होता है, उसी तरीके से एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट लिखना। ओके, एग्रीमेंट की जरूरत क्यों है बच्चों? क्या जरूरत है? आप पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज डिसाइड कर पाओ और डिस्प्यूट ना हो जाए। अगर एग्रीमेंट सब लिखा हुआ रहेगा तो डिस्प्यूट नहीं होगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आज कोई और बोलेगा, कल कोई कुछ और बोलेगा। क्लियर है? तो लिखना एग्रीमेंट डिसाइड्स म्यूचुअल राइट्स। Agreement decides the mutual rights of the partners. Agreement decides the mutual rights of the partners and decides the conditions. So as to avoid the disputes. फुल स्टॉप। लिख लिया सबने?
डन। नेक्स्ट अगला कैरेक्टर, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। मुझे तो पार्टनरशिप का भी ये कैरेक्टर होता है, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस फॉर प्रॉफिट। तो ये पार्टनरशिप का कैरेक्टर वापस उठा के लाया है। देखो सेक्शन 8 कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट के लिए रन नहीं होती, पर पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट के लिए रन होती है। तो ये पार्टनरशिप का कैरेक्टर तो लिखना, इट इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म adopted by LLP, adopted by LLP, that business will be done, that business will be done only for profit, only for profit, full stop। लास्ट कैरेक्टर मिसलेनियस, अब इसके अंदर हम बचे हुए सब लिख लेंगे मिसलेनियस। मुझे बताओ, एक अमलगमेशन सुना है आपने कभी? अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब, अमलगमेशन मतलब दो लोगों का मर्जर, बोलो हाँ है ना? तो क्या एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ मर्ज हो सकती है? बोलो हाँ है ना? बिल्कुल हो सकती है। क्या एक एलएलपी प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी है? हाँ। तो ऐसे बेसिक कुछ मिसलेनियस कैरेक्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम के नहीं है, बट एक बार फिर भी लिख के रखो, ठीक है? कभी पूछा गया गलती से तो ऐसा नहीं होना चाहिए एमसीक्यू में आया ही नहीं, लिखना। पॉइंट नंबर 1, वन एलएलपी कैन मर्ज विथ अनदर एलएलपी, one LLP can merge with another LLP. Second, LLP can convert into a company, LLP can convert into a company, or company can convert into LLP, or company can also convert into LLP. तीसरा, converting company can also convert into, काय में बोले एक बार उसे, LLP. Third one, LLP also need to do e-filing, LLP also need to do e-filing, LLP also need to do e-filing, like that of company, like that of company, with Ministry of Corporate Affairs, with Ministry of Corporate Affairs, full stop। Next point, LLP can also be formed in foreign, can also be formed in foreign and such a foreign LLP, and such a foreign LLP can also become a partner, can also become a partner of Indian LLP, of Indian LLP, full stop। चलो डन एवरीबॉडी। ओके, यहां पे आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका बोले एक बार उसे, एलएलपी। टोटल कितने पॉइंट्स हुए बच्चों? 10, ठीक है। मतलब 6 अपने कंपनी के हैं और 4 हमने किसके लाए? पार्टनरशिप में, जिसमें से कौन कौन सा? म्यूचुअल एजेंसी, एग्रीमेंट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट और मिसलेनियस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? तो आपको पूछा गया व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, 10 पॉइंट बिंदा ठोक के आ जाने के, ठीक है? बिना कुछ सोचे समझे 10 पॉइंट लिख के आ जाने का, पूरे के पूरे मार्क्स कैश करके आने का। क्लियर है? चलो अगले चीज के ऊपर जा रहे हैं, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। रिलेशन मतलब
संबंध, संबंध मतलब जायज वाले रे, जायज संबंध। अब पार्टनर्स और उनके रिलेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर, मैं चाहूंगा सब जन साथ में पढ़ेंगे ऑन द इनकॉर्पोरेशन से। रेडी एवरीबॉडी, 1 2 होल्ड 1 2 3 रीड। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be its partner, or any other person may become a partner of the LLP by or in accordance with LLP agreement। जिनका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर रहेगा वो पार्टनर्स बन जाएंगे। क्लियर है? रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, कैसे संबंध है, जायज है? सिर्फ जायज है क्या ये पूछा मैंने। आगे सेव एज अदरवाइज से 1 2 3 बोलो, क्या है? सेव एज and the mutual rights and duties of the LLP and its partner shall be governed by LLP agreement। मतलब सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड इसमें काम का है, LLP agreement। मॉड्यूल में मार्क करके रखो LLP agreement, ये वर्ड बड़ा काम का है कि म्यूचुअल राइट्स एज पर LLP agreement होने चाहिए। जिनका इस मॉड्यूल नहीं है बुक के अंदर लिख के रखो, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स में पॉइंट नंबर 1, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में पॉइंट नंबर 1, रिलेशन एज पर एग्रीमेंट, रिलेशन एज पर एग्रीमेंट लिख लिया। जिनका मॉड्यूल नहीं उन्होंने लिखना है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखने लग गए। आगे दूसरा पॉइंट, रेडी 1 2 3 बोलो, क्या है? द LLP एग्रीमेंट and any changes if any made therein shall be filed with the ROC in such a form and manner as accompanied by such a fees। तो आप LLP में कोई भी चेंज करो तो आपको किसको फाइल करना चाहिए? ROC। तो लिखना चेंज फाइल टू ROC, और जिनका मॉड्यूल है उसको मार्क कर लो, चेंजेस फाइलिंग विथ ROC। चेंजेस फाइलिंग विथ ROC। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 1 2 3 बोलो, क्या है? An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the person who subscribed their name to the incorporation document may impose obligation on LLP provided such an agreement is ratified by all partners after incorporation of LLP। मतलब अगर आप पार्टनरशिप के अंदर कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हो, देखो वर्डिंग देखना, एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP के पहले बनाया गया। क्लियर है कंसेप्ट? उसके अंदर बिटवीन द पर्सन हु आर सब्सक्राइबर इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन LLP प्रोवाइड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स आफ्टर LLP। देखो नॉर्मली कैसा होना चाहिए, अगर ये टाइमलाइन है, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, ठीक है? तो आप नॉर्मली क्या करते हो, पहले LLP बनाते हो। क्या बनाते हो बोले एक बार, जोर से बोलो, और फिर आप पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाते हो। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि पहले LLP फिर एग्रीमेंट। बोलो पहले फिर एग्रीमेंट। पर कभी तुमने उल्टा कर दिया, पहले तुमने कर ली एग्रीमेंट और फिर इनकॉर्पोरेट की LLP, तो जो आपने पहले एग्रीमेंट है उसकी वैलिडिटी का क्या स्टेटस है? क्योंकि LLP बनने के पहले एग्रीमेंट किया है, इट इज लाइक प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, और इनकॉर्पोरेशन होने के पहले का एग्रीमेंट क्या वैलिड? तो बेसिकली ये वैलिड नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने पहले एग्रीमेंट की बाद में LLP बनाया तो इसी एग्रीमेंट को आपको बाद में वैलिडेट करना पड़ेगा, मतलब रेटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेटिफाई। एज गुड एज आप नई एग्रीमेंट बना रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो नीचे लिखना पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, agreement made before incorporation of LLP shall be ratified after its incorporation. Ratified after its incorporation. Full stop. यहां तक समझ में आए? ओके, अब मेरा एक बहुत जोर से सवाल आया मेरे को, बहुत जोर से। कर दो नहीं रे, पूछो कौन सा? पार्टनरशिप में पार्टनर मर जावे, मर गया, सकाळी चांगला होता, नाचत होता,
नाचता नाचताच गेला. सो पार्टनरशिप में अगर पार्टनर मर जावा तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप का क्या होगा? पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिजॉल्व. क्या हो जाती है? एलएलपी में अगर पार्टनर मर जावा तो एलएलपी भी डिजॉल्व हो जाएगी. एलएलपी चलती रहेगी. कैसे बेवफा लोग हो तुम. एलएलपी चलती रहेगी. जरूर चलती रहेगी. तो इसको पढ़ना जरा साथ में. सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट. 1 2 3 बोलो क्या है? अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट with the other partner or in the absence of the agreement with the other partners as to cessation of being a partner by giving a written notice. कितने दिनों के अंदर? 30 days. ठीक है. जिसके अंदर पार्टनर खुद रिजाइन भी कर सकता है. प्रोसेस पर्सन शॉल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन हिज डेथ और ही इज डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड मतलब सर इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन, इजी टू एक्सपीरियंस सर. हाँ नहीं. सो पर्सन इज ऑफ क्या बोले बोलो से? अरे बोलो. द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड तो वो सीज हो जाएगा. हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. मेरे को बहुत जोर से दूसरा सवाल आया है, पूछो क्या? इंसॉल्वेंट पर्सन वेदर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? Yes or no? No. Insolvent person is capable of contracting. मैं बोल रहा हूं हाँ. अबे ना नहीं, मैं बोल रहा हूं हाँ. मैं टीचर है, मैं टीचर, मेरा सुनना है. इनकेपेबल पर इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. अरे मैं सच में बोल रहा हूं कि होता है. मैं पढ़ा रहा हूं कि ऐसा होता है. अरे एक काम करो, फिर सब इधर आओ, मैं उधर बैठता. अरे सिंपल लॉजिक है. इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होता है. अरे होता है. अरे पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? देखो समझो, मैं टीचर हूं. इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये मैं पढ़ा रहा हूं. बोलो हाँ. अभी कैसे बताऊं? अगर इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जिंदगी भर इंसॉल्वेंट ही रहेगा. ठीक है. तो अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया तो जिंदगी भर इंसॉल्वेंट रहेगा. मतलब एक बार जो दिवालिया बन गया, जिंदगी भर दिवाला निकला रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट. जब तक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दोगे वो सॉल्वेंट नहीं होगा. अगर आपने इंसॉल्वेंट पर्सन को परमानेंट इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बोल दिया तो जिंदगी में कभी सॉल्वेंट ही नहीं हो पाएगा. क्या आप ये ऐसा चाहते हो? एनीवेज आगे बढ़ते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज अ फॉर्मर पार्टनर. मतलब पहले वो पार्टनर था. The former partner is to be regarded in relation to any person dealing with LLP as still being a partner of the LLP unless the person has a notice that the former partner has ceased to be a partner or notice of the former partner has ceased to be a partner of LLP has been delivered to a registrar. मतलब हम सबका LLP था, मैं LLP से बाहर निकल गया, तो जब तक मैं आपको नोटिस नहीं देता, ठीक है, या जब तक ये नोटिस आरओसी को नहीं मिलती, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, तब तक के मुझे एलएलपी का पार्टनर बोला जाएगा, भले ही मैं एलएलपी के बाहर क्यों ना निकल चुका हूं. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. नीचे, सीजेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज अ पार्टनर फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी और टू द अदर पार्टनर्स और टू एनी अदर पर्सन फॉर विच ही हैज इनकर्ड अ लायबिलिटी व्हाइल ही वाज अ पार्टनर. मतलब आप पार्टनर सीज होने के पहले अगर आपने कोई ऐसा कांड किया है, ऐसा कर्म किया है, कर्म के फल तो भुगतने पड़ेंगे ना. पार्टनरशिप छोड़ने के पहले जो कांड कर्म किए हैं उसके फल तो भुगतने पड़ेंगे. तो पास्ट एक्ट्स के लिए आप हमेशा लायबल रहोगे क्या? यस. नेक्स्ट, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू बी अ पार्टनर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, द फॉर्मर पार्टनर और द पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर
इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर शॉल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम किसको बोले एक बार से एलएलपी एन अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर पार्टनर एक्चुअली मेड एंड हिज राइट टू द शेयर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब हम सब एलएलपी के पार्टनर्स थे, मैं निपट गया, ठीक है, मेरा बेटा आया सुदर्शन, सुदर्शन, तो मेरा बच्चा आया सुदर्शन, उसने तुमको बोला मेरे पापा का शेयर दो, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? नहीं क्या नहीं निकम्मो, नहीं बोले आज का कुछ खा के आए पी के आए हो क्या? जो बोल रहे हो सबको नहीं बोल रहे हो। सो मेरे बेटे को शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा उसको, चुप आगे। नेक्स्ट, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर in consequence of death of insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of LLP। एक बार आपने पार्टनरशिप छोड़ दिया, LLP छोड़ दिया, आप LLP में वापस से इंटरफेयर कर नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, वंस यू आर आउटसाइड, ना ही आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव LLP के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस देगा। अब इन सब चीजों को अपने को पॉइंट वाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, एक एक पॉइंट को, ठीक है? सभी पॉइंट याद रखने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहला, आपको एलएलपी छोड़ना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस। जोर से बोलो, क्या देना पड़ेगा? नोटिस। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। दूसरी बात, आपने नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर डेथ हो गया, अनसाउंडनेस हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गया, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट आपका आएगा, नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ, अनसाउंडनेस और इंसॉल्वेंसी। आप 3 सब पॉइंट में नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, कॉमा कर करके लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। तीसरा, आप एलएलपी से सीज कब हो जाओगे? द डे यू गिव अ नोटिस टू द एलएलपी और द डे यू गिव अ नोटिस टू रजिस्ट्रार। एक तो एलएलपी को नोटिस दिया या आरओसी को नोटिस दिया, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन आप सीज हो जाओगे। ये तीसरा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? तीसरा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चौथा पॉइंट, आप पास्ट एक्टिविटीज से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, जो कर्म किए हैं उसके फल भुगतने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट, ठीक है? समझ में आ रहा है? पांचवा पॉइंट, जितना भी आपका शेयर है एलएलपी में वो आफ्टर योर डेथ विल बी ट्रांसफर्ड टू योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट, एक बार एलएलपी से निकलने के बाद यू कैन नॉट इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। 6 पॉइंट, एक बार 6 के 6 रिवाइज करो। पहला क्या था? नोटिस कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। दूसरा, नोटिस देने की जरूरत नहीं है कब? डेथ, अनसाउंडनेस, इंसॉल्वेंसी। तीसरा, नोटिस इफेक्टिव कब रहेगा? जब एलएलपी को दिया या जब आरओसी को दिया, विच एवर इज अर्लियर। चौथा, पास्ट एक्ट्स के लिए आप फिर भी लायबल रहोगे। पांचवा, डेथ होने पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपका शेयर मिल जाएगा। और छठवा, बाहर निकलने के बाद इंटरफेयर कर सकते हो क्या? नहीं। क्लियर? एक बार वापस से, छठवा क्या था? बाहर निकलने के बाद इंटरफेयर नहीं कर सकते। पांचवा, डेथ हुआ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना मिलेगा? चौथा, पास्ट एक्ट्स के लिए लायबल। तीसरा, आरओसी को नोटिस या कंपनी को नोटिस, एलएलपी को नोटिस, विच एवर इज अर्लियर के दिन वैकेट करना है, उसके पहले डेथ, अनसाउंडनेस, इंसॉल्वेंसी और उसके पहले 30 दिन का नोटिस। शुरू हो जाओ, लिखो फटाफट।
याद कर। notice to LLP, notice to ROC, whichever is earlier. चलो डन एवरीबॉडी, सभी पॉइंट लिख ले 6 के 6, जम गए सबको? बोलो हाँ है ना। आगे बढ़े पक्का? चेक करने हैं? बोलो हाँ है ना कि नहीं? जरूरत है या नहीं है? चलो ठीक है। अगले इसके ऊपर हम जाते हैं लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स और लाइबिलिटी इन द केस ऑफ एलएलपी। आप पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स और लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर्स किस तरीके से? समझो पार्टनर्स ने नॉर्मल एक्ट किए, नॉर्मल एक्ट बाय पार्टनर्स। इस केस में आपने यह बात याद रखना कि एलएलपी इज अ प्रिंसिपल, एलएलपी इज अ क्या एक बार? प्रिंसिपल, एंड पार्टनर्स आर का एक बार उसे एजेंट। तो ऑब्वियसली एनी एक्ट डन बाय द एजेंट कौन लाइबल रहेगा? बोले एक बार उसे प्रिंसिपल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये पहली चीज, ये हमेशा याद रखना कि पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया, एलएलपी जिम्मेदार है। दूसरी बात, पार्टनर ने औकात के बाहर एक्ट किया, एक्सेस एक्ट, जितनी औकात थी उससे बाहर, औकात के बाहर एक्ट किया, एंड ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है। जिसके साथ एक्ट किया, वेदर थर्ड पार्टी नो अबाउट औकात, नो अबाउट मतलब लिमिट्स। क्या थर्ड पार्टी को लिमिट्स के बारे में ऑलरेडी मालूम था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, फिर भी थर्ड पार्टी ने ऐसा किया? तो याद रखना ऐसे सिचुएशन में एलएलपी नॉट लायबल। एलएलपी इसके लिए लायबल है क्या? नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता था कि यह औकात के बाहर का ट्रांजैक्शन है। ये तो हो गया ना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस टाइप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मालूम है क्या? कि नुस्ता है किया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, ये कैसी बिजली है? कड़कती हुई बिजलियों में। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली, कुछ याद आया क्या? दूसरा, लेकिन अगर थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर अबाउट औकात, थर्ड पार्टी नॉट अवेयर अबाउट औकात, देन एलएलपी इज क्या बोले बाजू से लायबल फॉर एक्सेस एक्ट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। अगला है पर्सनल लाइबिलिटी। एक बात आपने जिंदगी भर याद रखना, एलएलपी है मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है। ली मी बोलोगे आज? लिमिटेड का है बोले एक बात उसे लाइबिलिटी। पिकाचू लेके क्यों घूम रहा है तू? ठीक है, क्या है बोले एक बात उसे लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी तो पार्टनर की पर्सनल असेट दाव पे लगेगी क्या? पार्टनर के घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, मस्त। सो पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल बच्चे, सॉरी असेट, पर्सनल बच्चे नॉट लायबल। बच्चे हमेशा पर्सनल ही होते हैं, ठीक है। सो पर्सनल असेट केवल एक बार उसे नॉट लायबल। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। तीसरा, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मैंने सुना कि तुमने ये पार्टनरशिप एक्ट में सुना। तुम्हारे चेहरे देख के हमें सुना सुना लग रहा है अभी।
बाय होल्डिंग आउट पार्टनरशिप सुना है? क्या होता है सर? पार्टनर को पकड़ के ऐसे बाहर पकड़ना, होल्ड आउट नहीं। फिर व्हाट इज होल्डिंग आउट? एस्टोपल। पार्टनरशिप बाय क्या बोले बाद उसे? एस्टोपल। वो तुम रेलवे स्टेशन गए हो कभी? फिर वहाँ पे ना ट्रैवल्स वाले खड़े रहते हैं और बाहर कुछ लोग ज़बरदस्ती खड़े रहते हैं, एजेंट ट्रैवल की बुकिंग के लिए। वो लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। भाऊ कोल्हापुर चलता का? तुम बोलते हो नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं चलता, चलना ही पड़ता। वो तुमको बम जबरदस्ती करता है, बहुत चलाना चलाना। तुम भी एक आध बार सोच ही लेते हो, जाने दो, सातारा सांगली जाके कोल्हापुरी चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो एजेंट नहीं होता, वो पहले से एजेंट नहीं होता। वो क्या करता है, तुमको पकड़ता है और ट्रैवल कंपनी के पास लेके जाता है और बोलता है इसका टिकट बना। एग्रीमेंट नहीं है एजेंसी की, पर आप बाद में एजेंट बने। होल्डिंग आउट। मेरे को आ रहा है जादू, मेरे को आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर ऐसा पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट है, ऐसा पार्टनरशिप बाय क्या है बोले एक बार उसे? होल्डिंग आउट। तो इसमें दो सवाल पूछना, क्या इस पार्टनरशिप होल्डिंग आउट के वजह से वेदर देर इज अ प्रॉफिट टू एलएलपी और वेदर इट इज यूजफुल फॉर एलएलपी। यूजफुल फॉर क्या बोले एक बार उसे? एलएलपी। अगर इसमें से कोई भी आंसर हाँ है, प्रॉफिट टू एलएलपी और यूजफुल टू एलएलपी, तो याद रखना देन एलएलपी इज लायबल। बट अगर ऐसे किसी भी होल्डिंग आउट से एलएलपी को प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट और यूज टू एलएलपी, तो ऐसे सिचुएशन में एलएलपी इज नॉट लायबल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ट्रैवल कंपनी तो तब लायबल रहेगी ना जब वो ट्रैवल का टिकट काटेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उसको फायदा होगा तो लायबल रहेगी। बोलो हाँ है ना? अरे सोते सोते बच्चे, पूरा ध्यान बोर्ड पे, ऐसे बीच में सो नहीं जाना। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अगला है फ्रॉड। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड? coercion, undue influence, mistake, misrepresentation and fraud. What is fraud? सर धोखा। काय खा दो सर, हमने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। एप्पल धोखे खाए हैं, पाइनएप्पल धोखे खाए हैं। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो ऐसा ना। मुझे बताओ, अगर पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, पार्टनर, पार्ट मादा नी रे रिका में, पार्टनर ने क्या कर दिया बोले बाजू से? फ्रॉड। तो पार्टनर की लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। कैसी लाइबिलिटी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच। तू शादी करना नहीं, इसकी शादी होने मत देना। खैर है, अगर इसने तुमको शादी में बुलाया, लड़की को भगा के लेके चले जाना। खतरे में है लड़की की जिंदगी। क्लियर है? सो पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया तो पार्टनर की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। लड़कियां बोल रही है हम भगा के क्या करें, लड़के बोल रहे हमको चल जाएगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना। ये है आपका लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड एलएलपी। समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। लियोन टका। और सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, हम बुक को थोड़ा आड़ा कर लेना। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट ना। फास्ट लिखो फटाफट। हो गया?
ये लिखना हो गया है पक्का? चलो इसके बाद अगला डायग्राम है बेटा फिनेंशियल डिस्क्लोजर्स का। बड़ा काम का चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारे वर्किंग का एरिया है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड पे, पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे। रेडी एवरीबॉडी? नाउ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लो। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स का पहला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के प्रॉपर बुक्स मेंटेन करने हैं, मतलब प्रॉपर अकाउंट्स ही मेंटेन करने हैं, पहला। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। और तीसरा एनुअल रिटर्न। एनुअल क्या बोले एक बार उसे? रिटर्न। बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? सर हम ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश सिस्टम पे मेंटेन करते हैं, एक्रूअल नहीं सर। और सिंगल एंट्री भी मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री नहीं सर। एंड बैलेंस शीट एंड P&L तो मेंटेन ही नहीं करते। बराबर है ना? उल्टा है क्या? तो मतलब कैश सिस्टम या एक्रूअल? मतलब कैश। क्या स्पेलिंग है एक्रूअल का? हाँ राइट राइट, ACRUAL। ACC ही था ना? तो मेरे को कंफ्यूज क्यों किया है पहले? ACCRUA बराबर है ये पक्का? अरे श्योर? ठीक है। कौन सा सिस्टम बोले एक बार? समझ? इतना क्या एटीट्यूड दे रहे हो? ठीक है ना? तो नहीं आता मेरे को स्पेलिंग, आ गया। दूसरा एक्रूअल सिस्टम के बाद में दूसरा वाला डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। और बैलेंस शीट और P&L तो हम मेंटेन करते ही नहीं है। नो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अर्थ पता है क्या तुमको? बैलेंस स्टील नहीं, सॉरी, बैलेंस शीट एंड क्या बोले एक बार उसे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड, सॉरी माय मिस्टेक, लॉस। क्लियर है कंसेप्ट? फिर चौथा, ये सब चीजें रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ क्या एक बार? अफेयर। अफेयर मतलब तुमने कभी तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया है? बहुत लंबा बनेगा। बोलो हाँ है ना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बिजनेस, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाला स्टेटमेंट। और फिर पांचवी चीज मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है एट बगीचा। बगीचा नियर वाला, बराबर है ना? अच्छा, नियर के चौक पे कहाँ मेंटेन करें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर सारस बाग, शनिवार वाड़ा सर, शनिवार वाड़ा, झेड़ ब्रिज, झेड़ ब्रिज। कहाँ मेंटेन करना चाहिए? LLP के सब डॉक्यूमेंट्स कहाँ मेंटेन करने चाहिए? ROC को काय को मेंटेन करने चाहिए? LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कौन से ऑफिस पे? रजिस्टर्ड ऑफिस देखा था ना कल? तो बोलो ना, झेड़ ब्रिज बोलो, उधर ही रह गया, आई नहीं वापस, आओ वापस आओ जरा। कहाँ मेंटेन करने चाहिए? एट द। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये है आपका पहला वाला, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां तक आइडिया क्लियर है? फिर दूसरा, हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर, विद इन 6 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्या एक बार उसे? सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ क्या एक बार? सॉल्वेंसी, जिसमें हम ये लिखेंगे कि हमारे असेट हमारे लाइबिलिटी से ज्यादा है या लाइबिलिटी हमारे असेट से ज्यादा है। क्या LLP सॉल्वेंट है या LLP इनसॉल्वेंट है? असेट्स
अरे हाँ, सॉरी, असेट्स आर मोर देन, अबे तुम पॉइंट पे ध्यान दो ना, 2 3 पे ध्यान दे रहे हो। असेट्स आर मोर देन क्या बोले एक बार उसे, लाइबिलिटी। ये मैं इधर 50 लिखूंगा, लो हाँ, पॉइंट पे ध्यान दो। असेट्स आर मोर देन, अरे तो 2 के बाद 3 आता है बोले, सो असेट्स आर मोर देन क्या है बोले एक बार उसे, लाइबिलिटी। ये 90वां पॉइंट, आगे ध्यान देना। हाँ जो दिया जाला हाँ, और ये स्टेटमेंट साइन करना चाहिए बाय डीपी। डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आ रहा है सबको? और इसको एंड में फेंक के मारो, किसको? बहुत जोर से फेंक के मारना। कितने दिनों के अंदर? नॉर्मली 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ क्या लिख बार उसे, फाइनेंशियल ईयर बना के आरओसी को फेंक के मारना है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये होने के बाद एनुअल रिटर्न, लास्ट वाला। हर यल पी ने फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर? 60 डेज के अंदर क्रिएट करना है एनुअल अकाउंट्स एंड क्रिएट करना है एनुअल रिटर्न। सर व्हाट इज एनुअल रिटर्न? मुझे तो इनकम टैक्स रिटर्न सुना है आपने, क्लियर है? इनकम टैक्स रिटर्न सुना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप जैसे दिखाते हो आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है, वैसे ही कंपनीज एक्ट में भी प्रॉफिट और लॉस दिखाना है। और ये आपने फाइल करना है किसके साथ बोले एक बार? आरओसी। ऑब्वियसली कहाँ से? फाइनेंशियल ईयर से कितने डेज के अंदर? 60 डेज। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले सर। नो, अब अगर देखो क्या बोला है, एवरी एलएलपी शॉल फाइल एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इफ एलएलपी डज नॉट फाइल द सेम, इसमें तुमने कॉन्ट्रा मेंशन कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेनल्टी लगेगा, दैट इज 25,000 टू कितना बोले एक बार उसे? 5 लाख। जोर से बोलो, 25,000 टू कितना बोले एक बार? 5। एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी। ये तो एलएलपी को लगेगा, ये फाइन किसको लगेगा? एलएलपी। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो 10,000 से लेके 1 लाख, ये किसको पेनल्टी लगने वाला है बोले एक बार उसे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। हालांकि ये दो अगर आप फाइल नहीं करती, ये दोनों, तो ऐसे सिचुएशन में एलएलपी को पेनल्टी है और डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी है। एलएलपी को पेनल्टी है 25,000 से लेके 5 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर को अगेन 10,000 से लेके 1 लाख। कंसेप्ट समझ में? सेम पेनल्टी, क्लियर है कंसेप्ट, पर दोनों अलग अलग वे में दी है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखी। यहां तक समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये है आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। हो गया? क्यों गुस्सा कर रहे हो? स्केल वेल फेंक के मारे किसको? वहां कैसे चली गई वो? किसकी स्केल है? उड़ते उड़ते आई क्या?
चलो हो गया सबका, बोलो हाँ है ना। अगला हेडिंग डालना कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। कन्वर्जन इनटू एलएलपी। लिखना फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन्स, following types of persons, following types of persons can get converted into LLP, can get converted into LLP, can get converted into LLP, can get converted into GATE नहीं GET, गेट मतलब दरवाजा नहीं, कैन दरवाजा कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट, सेकंड पॉइंट बी, private company into LLP, private company into LLP. Point C, unlisted public company into LLP, unlisted public company into LLP. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है। देखो 15 लाख कंपनीज है इंडिया में, उसमें से सिर्फ 5000 कंपनीज के शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो बचे हुए सब क्या हो गए? अनलिस्टेड। समझ में आया? नीचे स्टेप्स फॉर कन्वर्जन, स्टेप्स फॉर कन्वर्जन, पॉइंट नंबर 1, above persons shall comply with the provisions of this act, above persons shall comply with the provisions of this act, schedules and rules made thereunder, provisions of this act, schedules and rules made thereunder, schedules and rules made thereunder, full stop. For purpose of conversion into LLP, for purpose of conversion into LLP. Point number 2, create a necessary agreement for the LLP, create a necessary agreement for the LLP, and register the same with registrar, register the same with registrar within 15 days of such agreement. Within 15 days of such a agreement. Full stop. Next point. ROC will register above persons as a LLP. ROC will register above persons as a LLP. Register above person as LLP and issue certificate of registration. Issue certificate of registration. Full stop. Certificate of registration. Next point. Above persons deemed to be converted into LLP. Above persons deemed to be converted into LLP.
once certificate is issued, once certificate is issued, once certificate is issued, full stop. Last point. Now such a new LLP and its partners, now such a new LLP and its partners will be bound by provision of this act, will bound by provision of this act, bound by provision of this act, and all existing assets, and all existing assets, comma contracts, comma contracts, comma liabilities, all existing assets, comma contracts, comma liabilities of the above persons, क्या होगा इनके साथ में? Contracts, comma liabilities of the above person. समझो ऊपर प्राइवेट कंपनी, फर्म, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इनके नाम पे असेट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेट्रा, इनके साथ क्या होगा? बोलो, कन्वर्जन के बाद क्या होगा इनके साथ? बेच दिए जाएंगे। प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हुआ तो जो प्राइवेट कंपनी के नाम पे असेट है उनके साथ क्या होगा? अबे बोलो, एलएलपी नाम पे आ जाएंगे। सो लिखो, contracts will be transferred in the name of LLP, will be transferred in the name of LLP, and such a above person will dissolve. Full stop. Done. यहां पे आपका खत्म होता है कन्वर्जन। अगला हेडिंग डालना, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। ओके, मुझे एक बात बताओ, कब कब एलएलपी बंद हो सकता है? कब कब एलएलपी बंद होगा? बोलो। सब जन इधर ध्यान दो, लिखने में ध्यान मत दो, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कब कब एलएलपी बंद हो सकता है? अगर तुमने इस लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो। दूसरा, डेट्स पे कर नहीं पाए तो। अगर तुम्हारी लाइबिलिटी असेट से ज्यादा है तो वाउंड अप होगा। और पार्टनर अगर 2 से कम हो गए तो। और क्रेडिटर ने पिटिशन कर दिया तो। पार्टनर ने वॉलेंटरीली डिसाइड कर लिया तो ऐसे 5-6 केसेस है जिसमें एलएलपी खुद बंद हो जाएगी। ठीक है, तो लिखना, द एलएलपी विल वाउंड अप इन द फॉलोइंग केसेस, एलएलपी विल वाउंड अप इन द फॉलोइंग केसेस, in the following cases. Point number 1, NCLT passes the order for winding up. NCLT, National Company Law Tribunal, ठीक है, passes the order for winding up. Point number 2, partners falls below minimum 2. Partner falls below minimum 2. And such a situation continues for 6 months. And such a situation continues for 6 months. Point number 3, LLP is unable to pay its debts. LLP is unable to pay its debts. Next point, LLP act anti-national. LLP acts anti-national against India.
against India. Last, LLP does not file annual accounts, annual returns, statement of solvency. LLP does not file annual accounts, annual returns or statement of solvency. Statement of solvency. Full stop. ठीक है, ओके अब जरा सब जनों ने मॉड्यूल में आना, पेज नंबर 4.16 पे। अभी ये चीज कुछ काम की बची नहीं है, बिकॉज कुछ काम की है ही नहीं ये लेना मॉड्यूल। इसके अंदर अगर आप देखो तो हेडिंग क्या है, सब जन ध्यान देना, मिसलेनियस हेडिंग है। और ये वाला हेडिंग पढ़ना, क्या लिखा है बोलो एक बार, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मुझे तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एलएलपी को लगने चाहिए क्या? नॉर्मली लगने चाहिए क्या? नहीं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहिए तब बोल सकता है कि कौन से प्रोविजन कंपनीज के एलएलपी को लगेंगे। तो ये वाला तुम्हारे एरिया वाला पार्ट ही नहीं है, बिकॉज कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन एलएलपी को लगने हैं वो सीजी डिक्लेयर करेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीजी ऐसा बोल सकता है, सीजी ऐसा क्या कर सकता है, बोल सकता है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगाओ। सीजी अमेंडमेंट भी कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर, और वो अमेंडमेंट कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? 30 डेज, जब से अमेंडमेंट आया। ये भी आपके काम की चीज एक्चुअली नहीं है, अमेंडमेंट के पूरे पोर्शंस वापस से सीए इंटर लेवल पे आते हैं कंपनीज एक्ट के, पर उन्होंने देख के रखा है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हम पढ़ ले रहे हैं कि भाई सीजी अमेंडमेंट करेगा एलएलपी के रिगार्डिंग, वो 30 डेज में बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। मतलब 1 जून को अगर लोकसभा में पास हुआ तो 30 जून को राज्यसभा में पास होना चाहिए, 30 डेज के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है? फिर नीचे की चीज है, बोथ हाउसेज ने एग्री करना चाहिए, नोटिफिकेशन देना चाहिए उस बारे में, ठीक है। फिर एलएलपी सभी इलेक्ट्रॉनिक वे में फाइलिंग कर पाएगी जो कंपनीज कर सकती है। उसके लिए आपको अटैच करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कौन सा बोले एक बार? डिजिटल सिग्नेचर। मैंने आपको बताया था ना डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये अटैच करना पड़ेगा। बस ये इकलौता पॉइंट आपने याद रखना। और लास्ट वाला, एडिशनल फीस आपको पे करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना, बिकॉज फीस है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है साथ में। 1 2 3 बोलो क्या है? एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार, if it is not filed or registered in provided time, may be filed to registrar in time up to period of कितना? 300 days, which should have been filed on a payment of additional fee of कितना? ₹100 per day। क्लियर है? मतलब 50 दिन का तुमने डिले कर दिया, 5,000 रुपए की फी के साथ आप फाइल कर दो। जैसे एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर खत्म होती सी 60 डेज में फाइल करनी चाहिए, तुमने 60 डेज में फाइल नहीं किए, तुमको और डिले हो गया 30 डेज का, तो 60 डेज के फाइल करने वाले आप 90 डेज में फाइल कर रहे हो इन टोटल, तो 30 डेज मल्टीप्लाइड बाय रुपीस कितना बोले एक बार? 100। और आप ये 300 डेज तक फाइल कर सकते हो, 300 डेज तक, मतलब 60 डेज खत्म होने के बाद भी 300 डेज 100 पर डे के फीस के साथ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा। फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर 60 डेज, अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है भैया 31 मार्च को, क्लियर है? मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन, अप्रैल के बाद मई 30 दिन, तो 30 मई तक के तुमने फाइल करना चाहिए। 30 में से तुमको कितने दिन मिल रहे हैं? 300। जोर से बोलो कितने दिन? 300, लगभग 10 महीने। लगभग कितने महीने? 10। कौन कौन सा? जून, गिनो सब जन, गिनो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब अगले 31 मार्च तक आप इसको फाइल कर सकते हो। चलो 31 मार्च नहीं, 25 मार्च तक फाइल कर सकते हो, 5 दिन 31 वाले काट दो। समझ में आ रहा है? सो 25 मार्च तक अगले साल के आप फाइल कर सकते हो, पर फीस कितना लगेगा? 100 रुपीज पर डे। 100 दिन का डिले हो गया, हाँ, आपको टोटल 10,000 रुपए। समझ में आ रहा है? 120 दिन का डिले हो गया, टोटल 12,000 रुपए। 250 दिन का डिले हो गया, टोटल 25,000 रुपए। पर फाइल आप 300 दिन के अंदर कर सकते हो। इस चीज को स्टार मार्क करके रखना, ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? यहाँ पे मिसलेनियस खत्म होता है, उसका डिफरेंसेस शायद हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब जरा एकदम स्टार्टिंग में आना है एक्ट के, सब खत्म हो गया है, सिर्फ स्टार्टिंग की एक ही चीज बाकी है। पूछो कौन सी? पूछो ना कौन सी? व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी? क्लियर है? और साथ में उसके डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन आपके यहां से स्टार्ट होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब
बिजनेस का मतलब एक बार फटाफट ये रीड कर लेते हैं अपन, ठीक है? आ जाओ तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। आर यू रेडी? ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नाउ 2013, एंड इंक्लूड्स एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बहुत सिंपल है, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, गेम ओवर। क्लियर? एक बार वापस बोलो, क्या है? कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, ऊपर से तड़का कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन सोल एंटिटी बट डज नॉट इंक्लूड है, सॉरी डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेशन सोल एंटिटी मतलब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब विठ्ठल शामराव सहकारी पतसंस्था यवतमाळ कोऑपरेटिव बैंक, बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सुना है? अरे बोलो हाँ है ना? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उनको इसके अंदर इंक्लूड करना है क्या? नहीं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल कोऑपरेशन, दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा डेफिनेशन। सो एक बार मुझे वापस बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बोलो। बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड, एलएलपी रजिस्टर्ड, एलएलपी रजिस्टर्ड डज नॉट इंक्लूड सोल कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज पर द कंपनीज एक्ट। समझ में आया पक्का? दूसरा बिजनेस। बिजनेस का डेफिनेशन देखो क्या होता है। बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है? आपको पूछा जाएगा 50 मार्क के लिए। आगे डेजिग्नेटेड पार्टनर है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या है? सब जन पढ़ो क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। नशे, नशे एज पर सेक्शन 7 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नशे ये आयोडेक्स है, ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खाने के बाद ऐसा होता है। आगे एंटिटी, सब जन साथ साथ में रेडी 1 2 3 बोलो, क्या है? एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 फर्म सेटअप अंडर द पार्टनरशिप। टेल लेने गई डेफिनेशन। आगे ये तो सेक्शन भी अप्लीकेबल नहीं है अपने को। आगे फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है। 100 मार्क के लिए पूछने वाले, पढ़ो 1 अप्रैल से लेके। तो तुम भी पढ़ रहे हो, तुम भी पागल ही हो। आगे फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी मतलब एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर एलएलपी बाहर इनकॉर्पोरेटेड एंड सर एलएलपी बनी है यूएस में, प्लेस ऑफ बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, उसका क्या होगा? तू क्यों सोच रहा है? सब बाहर है, अपना क्या लेना देना? अपना लेना देना सिर्फ उससे है, एक तो यहां बनी है या बाहर बनी है, यहां बिजनेस है। ठीक है? जो बाहर बनी है सर, बनी है बुध ग्रह पे, बिजनेस है मंगल ग्रह पे, अपना क्या लेना देना? क्लियर है? अपना लेना तो भैया एक तो बिजनेस चाहिए, नहीं तो एलएलपी चाहिए। आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी का डेफिनेशन, और इसको बहुत अच्छे से दिल संभाल के पढ़ना, हार्ट अटैक आ सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर। अब तुम्हें पता चला कि मैंने क्यों तुमको ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है। अगर ये स्टार्टिंग में पढ़ते ना तो तुम दूसरे दिन से आते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट वाला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहां छोटा सा दिल का दौरा है। ये वो वाला दिल का दौरा है जब आपको ऐसा लगता है कि आपका सेलफोन गुम गया, मिनी दिल का दौरा है ना? कभी सेलफोन ना दिखे फिर दिख जाता है, हाँ ना? लेट्स गो आगे। इट मींस रेडी 1 2 3 बोलो, क्या है? इट मींस एग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी और बिटवीन अ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइंस म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी। अगला डेफिनेशन उससे भी खतरनाक है, पार्टनर्स। हाँ मैं पढ़ाऊंगा। पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स अ पर्सन हु बिकम अ पार्टनर। तुम पागल हो, मैं सबसे बड़ा पागल है जो इसमें आया। आगे नॉन एप्लीकेबिलिटी तकलीफ है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मुझे बताओ पार्टनरशिप एक्ट मतलब इसके लिए भी सेक्शन है
कि पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप को लगेगा, एलएलपी एक्ट एलएलपी को लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को नहीं लगेगा और एलएलपी एक्ट पार्टनरशिप को नहीं लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पढ़ो उसको एक बार। फिर पार्टनर्स के ऊपर सेक्शन बनाया है, सेक्शन नंबर 5, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए? मिनिमम 2। क्लियर है? 2 से कम पार्टनर 6 महीने से ज्यादा वाला सिचुएशन रहा तो अभी हमने देखा क्या होता है, वाइंडिंग अप। क्लियर है कंसेप्ट? फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो जो था ना डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर सेक्शन 7, ये आया आपका सेक्शन 7। ये बड़ा काम का डेफिनेशन है, इसको स्टार मार्क करके रखना है, ठीक है? इसको हल्के में मत लेना, सब जन साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? Every LLP shall have at least 2 designated partner who are individual and at least one of them shall be registered in India. Resident है क्या? अच्छा, shall be resident in India. What do you mean by resident in India? In India in a current financial year more than 182 days. लिख के रखो, in India in current financial year more than 182 days. अच्छा नीचे लिखा ही है, अरे मत लिखो, नीचे लिखा है, आएंगे आगे। इफ इन द एलएलपी पार्टनर आर बॉडीज कॉर्पोरेट, एलएलपी का कोई पार्टनर कंपनी भी तो हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी तो हो सकता है, बोलो हाँ है ना? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिलकर एलएलपी बनाया, हो सकता है। सो इफ द पार्टनर इज बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच 1 or more पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडीज कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शॉल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। बहुत सिंपल है सुनना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड बन के एलएलपी बनाया, सिर्फ 2 लोग थे, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? इन दोनों के नॉमिनी। इन्होंने 2 लोगों को डिक्लेयर करना है, ए लिमिटेड ने डिक्लेयर करना है हमारे तरफ से वाई और बी लिमिटेड डिक्लेयर करना है हमारे तरफ से जेड, तो दोनों वाई जेड मिलके डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंसेप्ट समझ में आया? अरे बोलो हाँ है ना? तुमको कुछ अलग समझ में आया लगता है। आगे फिर रेसिडेंट इन इंडिया। For the purpose of the section, the term resident in India means a person who stayed in India for a period of 182 days during the immediately preceding 1 year. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, इसी के साथ यहाँ पे तुम्हारे सस्ते नशे होते हैं और इसी के साथ तुम्हारा लॉ का भी यहाँ पे सिलेबस होता है और इसके साथ तुम्हारा फाउंडेशन भी होता है। नहीं क्या? अच्छा, फाउंडेशन तुम्हारा बचा है, ठीक है? इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत है, मैं नीचे ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? या एक आध दिन बीच में मैं 1-2 दिन के बाद सब पढ़ लो, 1-2 दिन के बाद वापस मैं क्लास के अंदर आएगा, इसी समय के आसपास आपकी क्वेरीज लिख के रखना। उस दिन अपन पूरा क्वेरी सेशन ले लेंगे। क्वेरी सेशन, कौन सा सेशन? क्वेरी सेशन, ठीक है? समझ में आया सबको अच्छे से? राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से हुआ है सबका? इसके ऊपर एक शानदार सा टेस्ट ले ले, एक आधा छोटा सा, लिटिल स्मॉल में लाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, कंपनीज एक्ट लिया तो चलेगा? बोलो हाँ है ना? कितने बेकार तरीके से हाँ बोलते हो ना, टेस्ट बोला, टेस्ट रखो। हाँ, मतलब हाँ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, ठीक है? तो टेस्ट कब रखूं? परसों रखूं? अपन यस और नो यूज करते हैं, ठीक है? पता ही नहीं चल रहा हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। ना बोलो, यस और नो बोलना है, यस और नो। टेस्ट परसों रखूं? नो? नरसों? 5 दिन बाद? 4 महीने बाद? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन? निकम्मे लोगों। ओके, टेस्ट का डेट है 5 अक्टूबर। फाइन? 5 अक्टूबर को आपको एलएलपी का टेस्ट है, एलएलपी और कंपनीज एक्ट दोनों का। समझ में आया सबको? दोनों का। हाँ, 50 मार्क का टेस्ट रहेगा, ईमानदारी से लिखना है। समझ में आया? बोलो हाँ है ना? क्या हुआ? कंपनी और दोनों बोला ना, दोनों का मतलब तुम दोनों ने, कंपनीज एक्ट और एलएलपी, ठीक है? आज के लिए काफी करते, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बोलो क्या पागलों को गाना वाना नहीं? मेरे को गाना आता ही नहीं है। मेरे को किसने बोला तुमको आता? अरे आई डोंट नो द सॉन्ग। हाँ ठीक है, गा रहा हो। होल्ड। कौन सा गाना सुनना है? ओके, सॉन्ग ना, सॉन्ग है। ओके सुन लो। रोमांटिक गाना है तो थोड़ा खुद को संभाल लेना, ठीक है?
एकदम याद मत करने लग जाना। 1 2 3 गो। सोनियो ओ सोनियो, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लूं मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ, तुझ में ही देखा है मैंने मंजिल को, तुझसे धड़कन मिली इस दिल को, तुझ में ही देखा है मैंने मंजिल को, तुझसे धड़कन मिली इस दिल को, बिन तेरे कदमों तले राहें नहीं है, तुझ में कहीं है मेरी ज़मीं, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। चलो दैट्स इट। ओके, सो आज के लिए काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू और बेस्ट ऑफ लक। मैं वापस आऊंगा 2 दिन के बाद में, ठीक है? तब तक सब क्वेरी सॉल्व करके मतलब नोट करके रख देना, ठीक है? चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।